बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और ये बिज़नेस लॉ का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसीडरेशन को उर्दू में बदल कहा जाता है। यानी कि दुनिया का उसूल है कि आप किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो गिव एंड टेक में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जितनी भी होती हैं उसमें आप जो कुछ अदायगी करते हैं या आपको जो चीज़ अदा की जाती है उसे कंसीडरेशन कहा जाता है, या दूसरे अल्फाज में प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंसीडरेशन। लेकिन ये जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया ये इसकी डेफिनेशन हरगिज़ नहीं थी। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने एग्ज़ाम में अपने अल्फाज में डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, या फिर अपने अल्फाज में ऐसी डेफिनेशन लिखते हैं जिसमें एग्जाम्पल शामिल होती है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एग्जाम्पल और डेफिनेशन में फ़र्क होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि कंसीडरेशन, मिसाल के तौर पर मैं कोई कार परचेज़ करता हूँ 10 लाख रुपए की, तो इसमें मैं कंसीडरेशन अदा कर रहा हूँ 10 लाख रुपए और मुझे कंसीडरेशन दी जा रही है एक कार, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है उसे हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसीडरेशन से मुराद होता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और promises to do or abstain from doing such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। और ये डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 2D में। ये डेफिनेशन बज़ाहिर आपको बहुत ही लेंदी महसूस हो रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड में ये डेफिनेशन आपको ज़बानी याद हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि इस डेफिनेशन में ही इसके तमाम एसेंशियल्स मौजूद हैं। जब इस डेफिनेशन के एक एक वर्ड को हम स्लाइस अप करके एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डेफिनेशन ये अज़बर हो जाएगी। तो कंसीडरेशन यानी बदल के जो एसेंशियल्स हमारे पास मौजूद हैं इस डेफिनेशन में, आप अगर देखें सबसे पहला जो है एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ये वर्ड मौजूद है। तो एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर से मुराद ये है कि जिससे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसकी डिज़ायर पर अगर कोई चीज़ मूव होती है, यानी मिसाल के तौर पर मैं किसी शख्स के पास जाता हूँ, उसकी इजाज़त के बग़ैर उसे 10,000 रुपये रख के उसका मोबाइल फ़ोन में लेकर आ जाता हूँ, तो क्या ये कंसीडरेशन वैलिड होगी? हरगिज़ नहीं होगी, क्योंकि कंसीडरेशन के लिए ज़रूरी होता है कि जिसे आप कंसीडरेशन अदा कर रहे हैं उसमें आप जो प्रॉमिसर है उसकी डिज़ायर का होना ज़रूरी है, उसकी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। इसी डेफिनेशन के अगर अगले पार्ट पर हम आते हैं वो है द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। इससे मुराद ये है कि जिसे वादा किया गया है, जो वादा कर रहा है, वो भी कंसीडरेशन अदा कर सकता है, कोई और भी अदा कर सकता है। इट मे मूव फ्रॉम एन अदर पर्सन एज वेल। यानी मिसाल के तौर पर मैं किसी से कर्ज लेता हूँ 10,000 रुपये और उससे वादा करता हूँ कि उसे 10 दिन में वापसी कर दूंगा। तो ऐसी सूरत में अगर मैं 10 दिनों के अंदर वापस नहीं करता और वो शख्स मेरे बजाय मेरे बड़े भाई के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि आपके भाई ने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे और अब तक उन्होंने वापस नहीं किए, तो आप सोचकर बताइए अगर मेरा बड़ा भाई मेरे बदले में उन्हें पेमेंट कर देता है तो क्या ये गैर कानूनी होगा? बिल्कुल नहीं। तो लिहाजा कंसीडरेशन कोई दूसरा शख्स भी मूव कर सकता है, ज़रूरी नहीं है जिसने प्रॉमिस किया हो वही कंसीडरेशन को मूव करे। उसके बाद डेफिनेशन में है डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। इससे मुराद ये है कि कंसीडरेशन कुछ काम करने की भी हो सकती है और किसी काम से इज्तनाब की भी हो सकती है, यानी कुछ काम करना या कुछ काम ना करना। मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं आपको एक दीवार बनाकर दूंगा जिसके आपसे पेमेंट लूँगा, तो ये कंसीडरेशन है कुछ काम करने की। और कुछ काम ना करने की भी कंसीडरेशन होती है कि मैं अपने घर के आगे दीवार नहीं बनाऊंगा ताकि आपके घर की हवा ना रुके, इसके बदले में आप मुझे क्या पेमेंट देंगे, इसे भी कंसीडरेशन ही माना जाएगा। तो कंसीडरेशन कोई एक्ट भी हो सकता है, कोई एब्सटेनेंस भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर आप इस डेफिनेशन में देखने नज़र आता है, एक लंबा सा सेंटेंस है, लेकिन यही सेंटेंस 3 अलग अलग टेंसेस में आपको नजर आएगा। पहला टुकड़ा है हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, दूसरा टुकड़ा है प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और तीसरा है डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। तो ये एक ही जुमला यानी करता है या इज्तनाब करता है, और इसी को पास्ट में भी बोला गया है कि किया है या इज्तनाब कर लिया है, और फ्यूचर में भी बोला गया कि करता है या वादा करता है कि वो करेगा या उससे इज्तनाब करेगा। तो इससे एक बात हमें ये महसूस होती है कि एक ही बात को 3 अलग अलग टेंसेस में बोला गया है। तो कंसीडरेशन प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। मैं तीनों की आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
मिसाल के तौर पर मैं शॉप पर चला गया, मैंने रकम अदा की और उनसे एक चीज़ खरीद कर आ गया, तो ये कंसीडरेशन प्रेजेंट में है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसी वक्त रकम की अदायगी दी जा रही है, उसी वक्त कंसीडरेशन मूव की जा रही है और सामने से भी उसी वक्त कंसीडरेशन मूव हो रही है। पास कंसीडरेशन किस तरह हो सकती है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कैमरा मौजूद था, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि उनके घर पर कोई इवेंट है और वो उसे बोरो करना चाहता है कुछ दिन के लिए। तो जब मैंने उन्हें कैमरा दे दिया तो उन्होंने यूज़ कर लिया। जब वापस देने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि आपका कैमरा मुझे बहुत पसंद आया है, आप ये कितने का बेचना चाहेंगे, और हम में एक बिज़नेस डील हो गई और मैंने उनसे रकम ले ली। तो अगर आप देखें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त किया जा रहा है कंसीडरेशन पहले ही मूव हो चुकी है। तो कंसीडरेशन पास्ट में भी मूव हो सकती है और कंसीडरेशन फ्यूचर में भी हो सकती है कि मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि 10 दिन बाद आपको आपका प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पर डिलीवर कर दूंगा, चाहे 10 मिनट बाद ही क्यों ना हो, तो ये भी फ्यूचर में काउंट होगी। तो कंसीडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। अगला पार्ट अगर आप इसमें देखते हैं वो है समथिंग। ये एक समथिंग अपने अंदर बहुत सारी मीनिंग रखता है कि कंसीडरेशन रियल और कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। रियल एंड कॉम्पिटेंट से मुराद है कि फिजिकली पॉसिबल हो, इसके अलावा लीगली भी पॉसिबल हो। फिजिकली पॉसिबल से मुराद मैं किसी को कहूँ कि मैं किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखा दूंगा, इसके बदले में आप मुझे क्या रकम अदा करेंगे, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। लीगली पॉसिबल मैं कहूँ कि मैं किसी का कत्ल करके आपको दिखाऊंगा, उसके बदले में आप मुझे कितनी पेमेंट करेंगे, ये लीगली पॉसिबल नहीं है। इसी तरह सर्टेन होना ज़रूरी है कि मैं किसी से कहूँ कि मैं आपको माकूल रकम अदा करूँगा या कुछ रकम अदा करूँगा, आप मेरा ये काम कर दीजिए, तो रकम डिसाइडेड नहीं है, लिहाजा ये सर्टेन नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी है, तो ऐसी सूरत में भी ये कंसीडरेशन वैलिड नहीं होगी। इसके अलावा रियल होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारा आखिरी इसी समथिंग को करता है वो है नॉट नेसेसरी एडिकेट, यानी कंसीडरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो माकूल हो, मुनासिब हो, जो उसकी माकूल रकम है उससे कम भी हो सकती है कंसीडरेशन। यानी मिसाल के तौर पर मैं 5 लाख की चीज़ को अगर 5,000 का भी बेचता हूँ, ना मुझे कोई एतराज़ है ना ख़रीदने वाले को एतराज़ है, तो ऐसी सूरत में भी ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह 5,000 की चीज़ को 5 लाख का भी बेचता हूँ, इसमें भी लॉ को कोई एतराज़ नहीं है। तो कंसीडरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एडिकेट हो। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। इसी कंसीडरेशन का अगला पार्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।